नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार नायक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इकोबस कॉमर्स के चैनल में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कॉमर्स से जुड़ी तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रोफेसर की हो, चाहे वो लेक्चरर की हो या पीजीटी, जो हम बाहरी स्टेट्स में इसको प्रोनाउंस करते हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल बेहिचक सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आज का जो मुद्दा है वो ये है जिसके मैं कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि जो छात्र हैं और जो मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे ही लोग चिंतित हैं इस बात से। और इस पे कई लोगों ने मेरी राय पूछने की कोशिश की। देखिए, नई शिक्षा नीति आप जब देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी। आप अगर बहुत डीपली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। पहली बात मैं करता हूँ डीएलएड की, उसके बाद मैं करूँगा डीएड की, उसके बाद मैं बात करूँगा बीएड की, उसके बाद मैं जंप करूँगा एमएड में। ठीक है, चलिए। आप किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो ये कहे कि कलेक्टर बनने के लिए आपको फलानी पढ़ाई करनी पड़ेगी? मतलब अगर मैं डीएम की बात करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसका पद होता है आईएएस, और आईएएस जिसको हम सामान्य भाषा में बोल देते हैं कलेक्टर, उसकी योग्यता क्या होती है? उसकी सामान्य योग्यता होती है एक स्नातक की, यानी कि ग्रेजुएशन की। मतलब एक ग्रेजुएशन करने वाला अगर आपकी नजरों में बेवकूफ है तो वो कलेक्टर बन सकता है। और एक शिक्षक बनने के लिए पहले आप 12th पास करेंगे, फिर ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करेंगे। मतलब जो भी अपने आप में ग्रेजुएशन है, बीएड भी अपने आप में ग्रेजुएशन है। मतलब आपको 2 ग्रेजुएशन चाहिए। उतना काफी नहीं है। उसके बाद आपको सी टेट पास करना पड़ेगा या सीजी टेट पास करना पड़ेगा। उतना भी काफी नहीं है। उसके बाद आपको 50% वाली अनिवार्यता चाहिए। कलेक्टर से कभी पूछा है कि तुम्हारे जो ग्रेजुएशन है उसमें मार्क्स कितने आए थे तुम्हारे? नहीं पूछा है। क्या बात कर रहे हो साहब आप? चलिए, इसके बाद आपने एजुकेशन वाली बात करी। एजुकेशन के लिए एजुकेशन, तो आपने बीएड लाया, डीएलएड लाया, डीएड लाया, आप लेके तो आ गए। आपने व्यवस्था नहीं बताई हमको कि किस लिए करना है। कुछ प्राइवेट में जब मैं काम कर रहा था, मुझे याद है वो दिन 2015-16 की बात है। मैं प्राइवेट स्कूल में था। वहां पे मुझे बोला गया कि सर, आजकल कंपलसरी कर रहा है, डीएलएड कर लो आप। डीएलएड की बात थी और मैं वहां पे लेक्चरर था। मैं 11th-12th पढ़ाता हूँ, शुरू से ही 11th-12th पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। और ये जो सरकार नए नए नियम लागू करती है, इनको इनको पहले कुछ नहीं पता होता, ये आपके साथ पूरी खेलती है। मैं सरकार के पूरे खिलाफ हूँ। मैं कोई मक्खन मारने के लिए इधर बैठा नहीं हूँ। ठीक है, मैं घर में बैठा हूँ। सरकारी नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बात ये है, जो सरकारें होती हैं इनको खुद पता नहीं होता क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। आंगनबाड़ी की बात मैं करूं, जो ये लोग आंगनबाड़ी बोलते हैं, ये आने वाले समय में आंगनबाड़ी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों खत्म होगा? इस ये हमारी हमसे जुड़ा हुआ है। जब आप शिक्षक की बात करते हो ना सर, तो शिक्षक की बात कीजिए। ठीक है, मुझे ये आपके ग्रुप से भी दिक्कत है। कई लोग जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे, लोग ये सोच रहे हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं बीएड वाला हूँ, मैं शिक्षक बन जाऊंगा। ठीक है, वो डीएलएड वाला समझे, और डीएलएड वाला बोल रहा है चलो अच्छा है, हमारे लिए प्राइमरी भी ओपन है, हमारे लिए मिडिल भी ओपन है। बाकी वो लोग समझे। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है। आंगनबाड़ी वालों को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको। नई शिक्षा नीति जो है उसमें 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बच्चे पूरे इंक्लूड हैं, पूरे के पूरे। और जब बात इसकी हो जाती है ना, तो 3 से 6 वर्ष के जो लोग होंगे वो प्ले स्कूल में होंगे। और जो प्ले स्कूल होगा वो कुछ नहीं है, आंगनबाड़ी है। और आंगनबाड़ी के लिए भी भविष्य में आपको डीएलएड करना पड़ेगा, या फिर एक होता है नर्सरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स, वो कंपलसरी हो जाएगा। समझिए बात को। डीएलएड नर्सरी तक के लिए, डीएड आपके क्लास 1 टू क्लास 5 के लिए, बीएड आपके क्लास 6 टू क्लास 8 के लिए। ठीक है, या फिर इसको एक्सटेंड करके 10 तक भी किया जा सकता है। उसके बाद एमएड की बात आती है। एमएड आपका होगा व्याख्याता यानी लेक्चरर, 11th और 12th के लिए।
बात समझ में आ रही है? अब समझिए इस चीज को। प्रिंसिपल बनने के लिए योग्यताएं क्या होती है? एक एमएड किया हुआ बंदा एक पीएचडी के समान माना जाता है, मतलब उसको उसमें वो योग्यता होती है, वो किसी स्कूल का प्रिंसिपल बन सकता है। आपकी बात करें तो एमएड वाले क्या करते हैं आजकल? एमएड वाले कुछ नहीं करते हैं आजकल, ठीक है। एमएड वाले व्याख्याता के पोस्ट में ही अप्लाई करते हैं। जब बीएड में व्याख्याता अप्लाई कर सकता है तो एमएड करके क्या मतलब? छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है। प्रिंसिपल का एग्जाम तो हुआ ही नहीं, तो एमएड करके क्या कर रहे हो भाई तुम? तो बात ये है, किसी भी प्रिंसिपल के पोस्ट में जब केंद्रीय विद्यालय में या फिर आपके एकलव्य विद्यालय में या फिर आपके नवोदय विद्यालय में जब प्रिंसिपल की पोस्ट निकलती है, उसमें सामान्य अर्हता क्या होती है कि 5 साल या 8 साल, मुझे ठीक से याद नहीं है, 5 साल या 8 साल आप पीजीटी के पोस्ट में हो, सेम लेवल पेमेंट आपको मिल रहा हो, तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हो। वाइस प्रिंसिपल के लिए 5 साल समथिंग कुछ रहता है ना? तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप समझ रहे हो बात को? आप बीएड डीएड लड़ रहे हो अभी, और ये जो मुद्दा है वो यहाँ पे भी रुकता है। कई लोग बोलते हैं तो सामाजिक विज्ञान में कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते। किस तरह की शिक्षा आप दे रहे हो भाई? पूरे इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे सामाजिक विज्ञान में कॉमर्स एलिजिबल है। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ। एक स्टेटमेंट था एग्जाम में, कॉमर्स किसका विषय है, यानी कि जो वाणिज्य है वो किसका विषय है। उस स्टेटमेंट में सही जो जवाब था वो ये था, जो केंद्रीय विद्यालय ने लिया था वो ये था कि सामाजिक विज्ञान का विषय है। तो वाणिज्य किसका विषय है? सामाजिक विज्ञान का विषय है। भाई मैं कॉमर्स वाला हूं, मुझे अगर कोई चीज बेचनी है ना, तो मुझे समाज में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उनकी पसंद नापसंद, उनकी रिलीजियस थिंकिंग, उनकी सोच जाननी पड़ेगी। मैं क्या कर रहा हूं? मैं समाज का अध्ययन कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज सामाजिक अध्ययन। और आप बोलते हो भाई साहब कि सामाजिक विज्ञान में आप एप्लीकेबल नहीं हो। या तो आप राजनीति कर लो, ठीक है, देश को छोड़ दो, और अगर देश चलाना चाहते हो तो थोड़ा दिमाग लगा के चलाओ। मतलब आप मंत्री बन जाते हो, आप लोग के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। और पीएससी से ज्यादा हम लोग पढ़ाई करके बैठे हैं, जो बंदा कलेक्टर भी होगा उससे ज्यादा पढ़ाई करके हम बैठे हैं, और उसके नीचे हम लोग काम करेंगे। कलेक्टर आएगा, अगर बोलेगा तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से। मैंने अभी रेलवे में इंटरव्यू दिया, मैं अपना पर्सनल शेयर करूंगा। वहां पे डीपीओ आया हुआ था, ठीक है, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर होता है शायद उनका फुल फॉर्म। डीपीओ आया हुआ था। ये करीब करीब आपके आईएएस लेवल के लोग होते हैं, और भारत सरकार लिखा हुआ था उनकी गाड़ी में लाल कलर में। वो बंदा आया हुआ था, मुझसे सवाल पूछ रहा था, मैंने जवाब दिया, लेकिन उनके सवाल इतने बेतुके थे। मैंने उनको रोका, मैंने उनको बोला सर ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं वो वैलिड नहीं है बच्चों के लिए। नहीं नहीं, आप मेरा जवाब दीजिए। यार तुमको नहीं आता है कॉमर्स तो मत पूछो ना यार, काहे की बुद्धि लगा रहे हो? तुम आईएएस हो सकते हो, तुम कलेक्टर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हर फील्ड में तुम कूद जाओ। आता होगा तुमको थोड़ा बहुत, ठीक है। कलेक्टर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी बन गए, हो गए, लेकिन हमारे सामने नहीं हो। और वही सवाल पूछो जो बच्चे पूछते हैं। उन्होंने कैश फ्लो का सवाल मुझसे पूछा था, और कैश फ्लो में उन्होंने कहा कि यदि एक फर्म 10 साल तक सेम प्रॉफिट मेंटेन करके चल रही है। मैंने बोला सर आगे की बात बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपका हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप तो अपने सपने में चले गए। ये जवाब सुन के तरमरा गए थे। बोले ठीक है, अपने स्टेटमेंट को क्लियरिफाई करो, जस्टिफाई करो। मैंने बोला क्लियरिफाई भी करूंगा, जस्टिफाई भी करूंगा। मैंने बोला सर किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म में, किसी चाहे वो छोटी सी दुकान क्यों हो ना, 10 साल तक सेम प्रॉफिट मेंटेन करना पॉसिबल ही नहीं। अब मान के चलिए बीच 2 साल 3 साल गुजरे, 2-3 साल बाद अगर 2015 में मैंने अपनी कंपनी चालू की, 2016-17 में मेरी प्रॉफिट अच्छी खासी थी,
2017 के जुलाई महीने में जीएसटी आ गई, जीएसटी में 20% मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, तो मेरी प्रॉफिट कहां से मेंटेन रहेगी? वो तो ऊपर नीचे होगी। अगर वो मेंटेन है मतलब मेरी प्रॉफिट बढ़ी है, दैट्स व्हाई वो मेंटेन है, उतने की उतनी है। वो समझ नहीं पाए। लेकिन मैंने उनको बोला सर, चैप्टर 1 क्लास 11 और चैप्टर 1 क्लास 12 आप इकोनॉमिक्स उठा के पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाएगा। ये आर्गुमेंट हो गई मेरी। और मैं सीधी बात बोलना चाहता हूँ यार, आपको नहीं आता है तो नहीं आता है। मैं इंजीनियर नहीं हूं तो मुझे इंजीनियरिंग के बारे में क्या समझ में आएगा? कोई बीएससी वाला है उसको समझाओ, थोड़ा बहुत समझ में आ भी जाएगा उसको। मैं इंजीनियर हूं ही नहीं, मैं साइंस के फील्ड से हूं ही नहीं, मैं हूं कॉमर्स के फील्ड से। अब मुझे ये भी समझ में नहीं आता, ये लोग 50% जो मांगते हैं वो किस हिसाब से मांगते हैं? मैंने नहीं देखा, मैंने 12 साल 13 साल अभी अपनी पढ़ाई करी, 12 13 मतलब 12 13 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि लोग ये बोलते होंगे कि अच्छा स्टूडेंट कैन बी अ अच्छा टीचर। हु टोल्ड यू? आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट इन माई एकेडमिक्स। देख लो, मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है। 12th में अच्छा लाया था मैं, मुझे पता नहीं क्या कैसे, लेकिन 12th में मेरा अच्छा था। 98 भी था, 95 भी था, 90 भी था। उसमें डिस्टेंस मिला हुआ है मेरे को, ठीक है, डिस्टिंक्शन मिला हुआ है सारे में। तो वो एक अलग सिचुएशन है। आज हम लोग 10,000 15,000 20,000 प्राइवेट में जॉब करते हैं। आप हमसे तब भी उम्मीद करते हो कि हम ये जो 33,000 आप पोस्ट निकाल रहे हो आपके हिसाब से बहुत बड़ी होगी। मैं बताऊं साहब, यहाँ पे 10 लाख लोग खाली हैं, 33,000 कुछ नहीं है उनके सामने। और 10 लाख लोग की जब मैं बात करता हूँ उनमें से 5 लाख लोगों ने बीएड करके रखा हुआ है, 5 लाख 6 लाख लोगों ने बीएड करके रखा हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ बस। आपके सामने समस्याएं इतनी है लेकिन सुधारने का कोई प्रयास नहीं है, ठीक है। आपकी शिक्षा नीति पूरी बेकार है। आपके आपके जो पुस्तक पुराने हो चुके, जो मैंने पढ़े थे अपने समय 12 साल पहले, वो आज भी आप कैरी करके चल रहे हो। सारी पढ़ाई बेकार है, बच्चे कुछ नहीं सीखते। उसके बाद आपको लगता है कि हमने तो कर दिया। आप बोल रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स लेके आइए, एमकॉम वाले एलिजिबल नहीं है। एमकॉम वही जिसमें आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स उसने पढ़ाई करी हो। कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स? कहाँ से पढ़ाई करेंगे आप बताइए? बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कॉलेज भी तो होने चाहिए, वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं करे थे। आप कहते हैं स्वामी आत्मानंद में पढ़ाने के लिए अंग्रेजी माध्यम का होना जरूरी है। अरे बेवकूफी की बात क्यों करते हैं साहब? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब क्या छोटे मोटे स्कूल है? इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं। उन्होंने कभी बात नहीं करी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की। आप इतने बड़े स्कूल बन गए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। प्लीज एटलीस्ट चेक दोज who are working there, they are eligible or not, they are efficient or not. I don't think that they are efficient. If they are efficient then I am more efficient than them. लेकिन हमको चांस ही नहीं मिलेगा just because we studied in your schools, government schools. Why you think that a person who studied in Hindi medium cannot speak English? Don't you think that English is just a language that anyone can acquire as they acquire other language? If a person who lives in Chhattisgarh uh, is now about to living in Bangladesh, is not about to living in Dubai, they are speaking the same language where they are living. So right now we are not maybe most of us are not efficient, or we are not most of us are not able to speak English, but it is just about the time. If you are providing something that we can afford, it is examination. Okay, you can conduct examination. You are providing 40,000 up to about 40,000 38,100 something
the salary you are providing to them who are lecturer in Atmanand school, those who are uh, getting 38,000 salary in Chhattisgarh, it is huge, बहुत ज़्यादा है ये, okay, and they are not efficient. Again, I am telling you that they are not efficient. आप उस 38,000 की सैलरी के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते थे, बट आपने नहीं किया, सारे भ्रष्टाचार करे आपने। परसेंट बेसिस आप लेते हो, क्या परसेंट बेसिस लेते हो सर? जो अच्छा स्टूडेंट था वो अच्छा टीचर होगा, कहाँ पे लिख लिया आपने, कहाँ से पढ़ लिया आपने? पढ़े लिखे लोगों की सरकार तो है, मुझे लगता है एक आईएएस भी आ गया आपके मंत्रिमंडल में, आप तब भी इसको बदल नहीं सकते। 6 महीने हो गए आपकी सरकार को, 4 महीने 5 महीने हो गए सरकार को, 5 महीने में आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया कि ये बदलना चाहिए व्यवस्था, कोई जिक्र नहीं है। अरे मुझे दे दो, मैं बदल दूंगा, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर आप बोलोगे कि मंत्रिमंडल बैठक बैठानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, सोचने के लिए मंत्रिमंडल बैठाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, देखो उसको हटाएंगे तो इतना लाख रुपए लेंगे, इसको हटाएंगे तो इतना लाख रुपए लेंगे, बस यही वाली बात होती है। बस भ्रष्टाचारी हुई है स्वामी आत्मानंद में, और ये हर कोई जानता है। कई कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 4-4 लाख 5-5 लाख देके आत्मानंद में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं करना चाहता। और वो जो 33,000 पोस्ट आप निकाल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग तो आत्मानंद में काम कर रहे हैं, जहां पे लोगों को 35,000 38,000 सैलरी मिल रही है। सर, इतनी सैलरी आप अगर दे रहे हो, हमको भी दे दो। और हम तो फोकट में नहीं आएंगे, हम एग्जाम दे के आएंगे, एग्जाम इंग्लिश में होगा, जो एलिजिबल होगा उसका लगेगा। क्यों नहीं करते हो ऐसा? क्लियर कीजिए, माइंडसेट क्लियर कीजिए। मुझे लगता है जितना ये मैसेज फैलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेयर कीजिए अगर आप एग्री है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे विचार है, मुझ तक सीमित है, मैंने फैलाने की कोशिश की। अगर आप एग्री है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। थैंक यू सो मच। दिस सौरभ कुमार नायक ऑन इकोबस।